चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 66 बीपीएससी मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जीएस 1 के भी आपके हिस्ट्री सेक्शन में यह क्वेश्चन पूछा गया कई बार। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके मेंस ऑप्शनल में तो पूछे ही जाते हैं, कई बार हिस्ट्री जीएस 1 का जो हिस्ट्री सेक्शन है वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। असहयोग आंदोलन, जैसे नाम है उसी से क्लियर है, सहयोग नहीं करना, सहयोग नहीं करना, असहयोग। यानी गांधी जी के द्वारा, जब आप देखेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, क्योंकि गांधी जी उस समय सर्जेंट की भूमिका निभा रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के समय में गांधी जी यहाँ पे सर्जेंट की भूमिका निभा रहे थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ, ठीक है, और क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो गांधी जी या भारतीय नेताओं को उम्मीद थी अंग्रेजों से कि अगर अंग्रेज जीत जाता है मित्र राष्ट्र तो यहाँ पे कुछ हम लोग को छूट दिया जाएगा या प्रशासन में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला भी था। अंग्रेज लोगों ने बोला भी था, इन लोगों को आश्वासन भी दिया था कि जीतने के बाद जो है हम आप लोगों की मांगों को स्वीकार करेंगे। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि जब जीत जाता है तो वह उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में जैसा कि हमने बताया था, तो वो अब अपनी आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए जो उपनिवेश है उसी का शोषण करने का प्रयास करेगा और उसकी मजबूरी कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, वो छूट ना दे करके और क्या कर देता है, यहाँ पे तरह तरह के कानून लगा करके और भी आर्थिक शोषण करने का प्रयास करेगा। उसी दरमियान इसने कई ऐसे काम किए, जैसे रॉलेट एक्ट बना दिया, काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किसी को भी कैद किया जा सकता था। और यह क्रांतिकारी गतिविधि या जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उसको उस कानून के तहत जेल भेज करके या काला पानी का सजा दे सकता था। तो ये सब जो समस्याएं आई, तो कहीं ना कहीं यही सब कारण रहता है असहयोग आंदोलन के पीछे। और गांधी जी यहाँ पे आप देखे होंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, तो उसमें सक्रिय भूमिका निभाए थे और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से अब योगदान करने लगे थे। असहयोग आंदोलन उसी की अगली कड़ी है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ ही लगभग 1920 के अराउंड में ही आपका चलता है, खिलाफत आंदोलन भी और असहयोग आंदोलन भी। खिलाफत आंदोलन जो है, चूंकि तुर्की को आपस में बांट लिया गया था, जो अंग्रेज और जो मित्र राष्ट्र था प्रथम विश्व युद्ध में जो विजय प्राप्त किया, तो उसने क्या किया, जब तुर्की या धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था तो उसमें वो हार जाता है, तो वहां पे खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था और साथ साथ जो ओटोमन साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य, वो सबको बांट लिया गया था आपस में। तो उससे उसकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ था और पूरे विश्व में तुर्की के खलीफा का बात पूरे मुसलमान जगत में, इस्लाम जगत में माना जाता है। तो इनको लगा कि अंग्रेज लोग हमारे जो खलीफा है उसके साथ अत्याचार कर रहा है, तो भारतीय मुसलमानों ने भी वहां के सपोर्ट में, समर्थन में यहां पर विरोध करना शुरू कर दिया। उसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो कई कारण के संदर्भ में हम लोग असहयोग आंदोलन को देखेंगे। अब देखिए भूमिका में हमने क्या लिखा है और आपको क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कौन सा? असहयोग आंदोलन। श्री मोहनदास करमचंद गांधी, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश और कांग्रेस के नेतृत्व पर उनका अधिकार हो चुका था। 1916 में, 1915 में जब वो आए दक्षिण अफ्रीका से लौट करके, उसके बाद उन्होंने पहले पूरा भ्रमण किया, 1915 में आए थे, 1916 में पूरा भ्रमण किया, उसके बाद 17 से उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया और कांग्रेस में भी उनकी पहुंच बन चुकी थी। अब ये भारतीय राजनीति में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भारतीय किसानों और मजदूरों को संगठित करने का काम करना शुरू कर दिए थे और राष्ट्रीय आंदोलन की गतिशीलता को बढ़ाना शुरू कर दिया था। किन्होंने? तो गांधी जी ने, जैसा कि आपने चंपारण सत्याग्रह में पढ़ा है 1917 में जो हुआ था। तो गांधी जी अब यहाँ पे मेन कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता के रूप में आते हैं और उन्होंने तरह तरह के नए नए प्रयोग, चूंकि वो बहुत ज्यादा जो विश्व के ऐतिहासिक जो भी ग्रंथ था या राजनीतिक, उसका भी अध्ययन किया था उन्होंने और नया नया प्रयोग वो कर रहे थे।
स्वतंत्रता संग्राम में। उसी प्रयोग की एक कड़ी है असहयोग, यानी सहयोग नहीं करना सरकार का। अगर आपको कुछ भी सरकार से डिमांड करना है, बस क्या कीजिए कि सरकार का सहयोग करना बंद कर दीजिए। सरकार अपने आप मजबूर हो जाए, कोई लाठी बंदूक गोली बारूद की जरूरत नहीं है। बस आप क्या कीजिए, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना शुरू कर दीजिए, सरकार अपने आप जो है नतमस्तक हो जाएगा। तो सत्य और अहिंसा का जो मार्ग कह सकते हैं, तो यहीं से उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। ऐसे इससे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में किया था, लेकिन यह भी उसी का एक कड़ी है। देखिए, इसी क्रम में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई। देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये भारतीय राजनीति में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भारतीय किसान मजदूरों को संगठित किया और राष्ट्रीय आंदोलन में गतिशीलता प्रदान की। इसी क्रम में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन आरंभ करने की प्रेरणा दे दी। यानी असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम के स्तर पे आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसा कि 66 बीपीएससी के मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल में भी यह क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया, कारण और परिणाम के स्तर पर। तो कारण में सबसे पहला तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व शामिल था, उसमें भारतीय सेना भी पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो जब अंग्रेज ही लड़ रहे थे तो भारतीय सेना तो स्वाभाविक है, जो अंग्रेजों के अंदर था उसको तो लड़ना ही था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव पड़ा आर्थिक रूप से पूरे विश्व पे पड़ा, तो भारत उससे अछूता नहीं था और इंग्लैंड भी अछूता नहीं था। इंग्लैंड की भी स्थिति उस समय बेहतर नहीं थी, क्योंकि वहां पे भी जनधन की अपार क्षति हुई थी इंग्लैंड में। तो उसका स्थिति का परिणाम था। दूसरा, रॉलेट एक्ट, आपको बताया है हमने, रॉलेट एक्ट एक काला कानून कहा जाता है भारतीयों के द्वारा। बिना वकील बिना दलील अगर किसी पे उसको अंग्रेज को शक है तो उसी के आधार पर उसको काला पानी तक की सजा दे दिया जा सकता है, बंदी तो बनाया जा सकता है। ठीक है। और जो जलियांवाला बाग इसी के कारण हुआ कि जो पंजाब के क्रांतिकारी जो नेता थे उस पर अंग्रेजों को शक था और उसी शक के आधार पर उसको गिरफ्तारी की बात थी। उसी का विरोध करने के लिए वहां पे जलियांवाला बाग में जो सिख समुदाय के लोग, चाहे वहां के जो लोग थे अमृतसर में, और बैसाखी का जो पर्व होता है उसी दरमियान वो एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में, और वहीं पर जो है जनरल ओडायर ने गोली चलवाई। और यही क्वेश्चन जो पूछा था जनरल ओडायर ऑप्शन दे दिया था, उधम सिंह वाला इस बार नहीं। तो कहने का अर्थ है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान से अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपका मिस्टेक हो सकता है। तो जनरल ओडायर को उन्होंने, एक था जनरल ओडायर, एक था जनरल डायर। तो यहां पर जलियांवाला बाग में जनरल ओडायर के द्वारा जो गोली चलाने का आदेश दिया गया, उसमें बहुत हजारों की संख्या में लोग मारे गए उस जलियांवाला बाग में। तो वो भी तत्कालिक कारण के रूप में असहयोग आंदोलन में आप लिख सकते हैं। तो वही देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में ये लोग एकत्रित हुए थे, जहां पर जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उसके बाद हमने बताया ही कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में क्या हुआ था कि तुर्की का विघटन कर दिया गया था। तुर्की के क्षेत्रों को ओटोमन साम्राज्य जो था वहां पे उसको बांट दिया गया था, और विभिन्न यूरोपीय देशों में, कुछ इटली को, कुछ फ्रांस को, इस तरीका से बांटा गया था। तो वहां पे जो खलीफा हुआ करते थे, जो पूरे विश्व के इस्लामिक धर्म गुरु थे, तो उनकी प्रतिष्ठा का यहाँ पे हनन होता है। तो जिस कारण से पूरे विश्व के इस्लाम के जो भी लोग थे इस्लाम धर्म से जुड़े, उन्होंने विरोध किया। उसी कड़ी में आपके भारत के भी जो अली बंधु वगैरह थे, उन्होंने यहाँ पे विरोध किया। तो ये भी एक कारण था असहयोग आंदोलन, क्योंकि यहाँ पे समर्थन मिल गया। अब देखिए कारण को अलग अलग तरीका से लिख के एक्सप्लेन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय राजनीतिज्ञों की आशा थी कि मित्र राष्ट्रों के जीतने के बाद शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन उल्टा क्या हुआ, ना ही सुनिश्चित किया गया और उल्टे क्या आया, दूसरा रॉलेट एक्ट, काला कानून 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सिडनी रॉलेट, पूरा नाम था सिडनी रॉलेट होगा, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का उपाय सुझाया। और उसके लिए उसने क्या किया था, एक कठोर नियम की सिफारिश की थी। किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाए और उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जाए। और समिति की रिपोर्ट 1918 में अप्रैल में आई
भारतीय नेताओं ने उसका विरोध के बावजूद 21 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया गया। पंजाब में जनरल ओ डायर ने आतंक का राज स्थापित कर दिया इसी के माध्यम से, ठीक है, पकड़ पकड़ करके जिसको भी शक होता था उसको अंदर। इसी बीच क्या होता है कि 9 अप्रैल को रामनवमी त्योहार था। उसी दिन हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से एक विशाल जुलूस निकाला। हिंदू और मुसलमानों, यहाँ पे लिख दीजिएगा, त्योहार पर, कौन सा, रामनवमी का त्योहार था। हिंदू मुसलमान ने संयुक्त रूप से एक विशाल जुलूस निकाला। इससे घबराकर सरकार ने 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर अमृतसर जेल में भेज दिया था, निर्वासित कर दिया था। तो इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नेताओं के निर्वासन, किनके किनके, तो सत्यपाल और किचलू जो थे, इनके लिए जलियांवाला बाग में, ठीक है, पुलिस ज्यादतियों के विरोध में सभा बुलाई गई। जो पुलिस जो ज्यादती कर रहे थे उसके विरोध में एक सभा बुलाई गई और करीब शाम 5 बजे जनरल डायर 100 सिपाहियों को खड़ा कर बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी। कोई भी चेतावनी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, चारों ओर से घेर करके और वहां पे 100 सिपाहियों के द्वारा गोली चलवा दी। 10 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलाई गई और लगभग 1000 लोग मारे गए। कुछ जो कुआं में था, वहां बगल में कुआं था, उसमें भी कूद गए। 200-250 लोग कहा जाता है कि जान बचाने के लिए कुआं में कूदे थे, जो कि बाहर निकल नहीं पाए, उसी में मर गए। जलियांवाला बाग में आज भी जाइएगा तो वहां पर कुआं है। तो कहने का अर्थ है ये घटना पूरे भारत को प्रभावित किया। यही घटना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को भी प्रभावित किया, यही घटना जो है भगत सिंह को भी प्रभावित किया, क्योंकि यह एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अत्याचार था। ये निर्दोष जनता पे गोली चलाना ये कहीं से भी जायज नहीं था। अब आ जाइए खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के हार के बाद, धुरी राष्ट्र में जैसे जर्मनी था, उसके बाद गुप्त संधि किए हुए था ना, जर्मनी और किसके बीच में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। बाद में इटली मित्र राष्ट्र में चला जाता है, लेकिन शुरुआत में वो भी धुरी राष्ट्र में ही रहता है। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के हार के बाद ब्रिटेन ने तुर्की एवं ओटोमन साम्राज्य को खुद और फ्रांस में बांट लिया। यही चीज आपको बताएं, ओटोमन जो साम्राज्य था तुर्की दोनों को क्या किया कि आपस में बांट लिया। ब्रिटेन के उकसावे के फलस्वरूप अरबों ने भी खलीफा के विरुद्ध बगावत कर दी। इस्लाम की पवित्र भूमि अरब प्रदेश पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। इस घटना से भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रोध की भावना भड़क गई और वे तुर्की खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा का पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करने को बाध्य हो गए। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यहाँ पे जो खिलाफत आंदोलन हुआ वो भी कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन से पहले जो शुरुआत हुआ, तो गांधी जी को लगा ये मौका है कि दोनों हिंदू और मुस्लिम को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया जाए, और गांधी जी ने इसीलिए खिलाफत आंदोलन को समर्थन कर दिया। इसके जो प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां, शौकत अली और मोहम्मद अली, तो ये सब इसके प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के। ठीक है, तो ये घटना भी आपका जो था खिलाफत आंदोलन किसका कारण बना, तो असहयोग आंदोलन का। अब देखिए समय आ गया 1 अगस्त 1920। गांधी जी अब यहां पर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति अपनाई गई। कौन सी नीति अपनाई गई? असहयोग और बहिष्कार की नीति अपनाई गई। गांधी जी ने अपना जो केसरे हिंद अंग्रेजों ने दिया था सर्जेंट की भूमिका के लिए, वो अपना सरकार को लौटा दी। कहा अपना रखिए, अब इसका जरूरत, अब हमको फुसलाने की जरूरत नहीं है। गांधी जी अब समझ गए थे यह शैतान है, यह अंग्रेज ऐसे बात मानने वाला नहीं है। दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया कि अब पूर्ण स्वराज चाहिए। अब इसमें 2 तरह के यहाँ पे कार्य देखने को मिलेंगे असहयोग आंदोलन में। एक तो रचनात्मक कार्य,
दूसरा विध्वंसात्मक कार्य, विध्वंस करना। विध्वंस में क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले रचनात्मक देख लेते हैं। पहला तो स्वदेशी को प्रोत्साहन देना, जो भी देश में निर्मित वस्तु है, चरखा उद्योग जो भी है उसको प्रोत्साहन देना। अंग्रेजी जो अंग्रेजों के द्वारा जो दिया गया, जैसे कपड़ा है जो भी यहाँ भारत में बिक रहा था, जैसे अभी भी हम लोग जब ज्यादा ओतप्रोत होते हैं राष्ट्रवाद की भावना से तो चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू करते हैं। सस्ता हुआ, महंगा मोबाइल और नहीं फेंकेंगे, लेकिन छोटा मोटा लाइट ट्विटर को जो है आग लगाना शुरू कर देते हैं, नहीं। तो ये सब तो अपना है। तो यहाँ पर भी स्वदेशी प्रोत्साहन हुआ, मतलब स्वदेशी अपनाने की, चरखा आधारित जो कपड़ा है वो खरीदना है, अंग्रेजों वाला नहीं खरीदना है, तो ये वो अपना जो भी है वो किए। उसके बाद तिलक कोष में एक फंड बनाया गया, उसमें 1 करोड़ रुपया जमा किया गया। चरखा एवं कताई बुनाई का प्रचार किया गया। सब लोग अपना अपना घर में चरखा खरीदिए और कपड़ा बनाइए, अंग्रेजों का कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए और अस्पृश्यता का निवारण किया गया। छुआछूत की भावना, जैसी भावना जिसे हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया, अस्पृश्यता का अंत करने का प्रयास किया, छुआछूत की भावना को खत्म करने का प्रयास किया, जातिवाद की भावना खत्म करने का प्रयास किया गांधी जी ने। तो ये सब रचनात्मक कार्य असहयोग आंदोलन के दौरान देखे गए। विध्वंसात्मक कार्य में क्या गया? सरकारी उपाधियां एवं पदों का त्याग। बड़े बड़े जो अधिकारी थे, वकील थे, प्रिंसिपल थे, स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने त्याग देना शुरू कर दिया। स्थानीय संस्था जो भी था उससे लोग अपना त्याग पत्र देने लगे। सरकारी दरबारों और उत्सवों समारोह का लोग बहिष्कार करने लगे। अगर कोई सरकारी उत्सव हो रहा है तो वो सब में जाना बंद कर दिए, बहिष्कार करने लगे। तो इस तरीका से विध्वंसात्मक कार्य वहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद सरकारी शिक्षण संस्था एवं अदालतों का मेन रूप से बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया। 1920 के चुनाव का भी बहिष्कार किया गया, बायकॉट किया गया और आवश्यकता पड़ने पर कर नहीं देने की भी बात की गई। लेकिन गांधी जी आगे चल करके कर नहीं देने के बाद पे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बोला कि कर आप दीजिए, ठीक है, लेकिन बाद बाकी जो है वो काम उन्होंने ये सब करवाया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं सरकारी दमन और असहयोग आंदोलन की समाप्ति। लेकिन अब सरकार तो चुप बैठेगा नहीं, क्योंकि सरकार तो अभी अंग्रेजों की है। तो वो अब क्या करेंगे कि दमन करने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में ये क्या करते हैं अंग्रेज लोग, वो देखिए। 1921 में युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का मुंबई पधारे थे। उनके आगमन के विरुद्ध में जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन किए गए, पुलिस ने गोलियां चलाई, अनेक व्यक्ति मारे गए, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया, ठीक है, बहुत सारे नेतागण को गिरफ्तारी की गई। तो ये सब सरकारी दमन का यहां पर प्रयास किया गया। और 1921 तक में गांधी जी को छोड़ करके सब जो अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे, सबको क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया गया। और यह पूरा भारत में उग्र प्रदर्शन होना शुरू हो गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस आंदोलन का कि जब जनता और पुलिस के बीच में अब यह जो है अनकंट्रोल हो गया। एक गांधी जी से यह संभालने वाला नहीं था, क्योंकि अब जानते ही हो कि अब जो आंदोलन शुरुआत कराया उसका मनसा खून खराबा का नहीं होता, क्योंकि सारा दायित्व उसी के ऊपर होता है। लेकिन जो भीड़ जो होता है ना, उसको समझाना बड़ी मुश्किल काम होता है। अगर एक आदमी भी उसमें बहक गया तो उसके पीछे सब बहक जाते हैं। लोकतंत्र भीड़ तंत्र में यही अंतर है कि भीड़ तंत्र चाहता है कि तुरंत निर्णय दे दे, अगर उसको गुस्सा है तो कुछ भी करेगा, ठीक है। तो गैर सरकारी गतिविधि करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि नेतृत्वकर्ता पे जिम्मेदारी होती है। अब देखिए इसी बीच क्या हुआ कि 5 फरवरी को चौरी चौरा में कांड हो गया। जब वहां की जनता पुलिस का घेराव करने गई तो वहां पे गोली चला दिया गया था पुलिसों के द्वारा। उसमें 1 या 2 लोग की मृत्यु हो गई। अब जनता इतनी आक्रोशित हुई कि पूरा पुलिस स्टेशन को घेर करके जितने पुलिसकर्मी थे सबको कुर्सी में बांध करके और उसमें आग लगा दिया। 22 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जलाया गया। यह घटना गांधी जी के लिए, चूंकि गांधी जी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, वह लास्ट में भी बोलते हैं करो या मरो, मारो नहीं बोलते, करो या मरो बोलते हैं। तो वैसे व्यक्ति के लिए, चूंकि उन्हीं के द्वारा यह शुरुआत किया गया था जो सत्य अहिंसा के बदौलत देश को आजाद कराने का प्रयास कर रहे थे,
तो स्वाभाविक सी बात है उनको यहाँ पे आघात पहुंचेगा। ठीक है, देखिए इसी बीच 5 फरवरी 1922 को कांड हो गया, तत्काल असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। चूंकि कारण नेताओं के जेल जाने से जनता दिशाहीन हो गई और हिंसक हो गई थी। हिंसा से सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। ठीक है, चूंकि वहां पे हमने बताई जो कांड हुआ, परिणाम क्या हुआ, पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना बढ़ी। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को राजद्रोह के मुकदमा के तहत गिरफ्तार किया गया और 6 वर्षों के लिए जेल में भेज दिया गया। लेकिन 6 वर्ष रहते नहीं है, ये बहुत कम ही दिन सजा होती है, बीमार हो जाते हैं और इनको अंग्रेज छोड़ देता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जितना दिन जेल में रहेगा और जो है लोग एग्रेसिव होते जाएंगे। अंग्रेज चालाक था, वो सभी परिस्थितियों को समझ रहा था। और इसी दरमियान आप देखेंगे कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे। अब इकट्ठे कब आएंगे, 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920-22 में कंप्लीट हो गया। अब यह भाग नहीं लेंगे, अब आएंगे 8 साल बाद, यानी विराम संघर्ष विराम की नीति अपनाते हैं। ठीक है, और बीच में जो शांति हुआ, मतलब जो यहाँ पे क्रांतिकारी या नेता नहीं थे, तो उस समय स्वराज पार्टी का उदय हुआ मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद ही स्वराज पार्टियों का उदय होता है। तो इसका परिणाम यही हुआ कि भारतीयों के अंदर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना जागृत हो गई और एक परिणाम में कही गांधी जी को यहां से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो यहां से लेकिन आगे का आंदोलन अब जो होगा एग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा। अब क्रांतिकारी लोग भी यहां पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि भगत सिंह भी 1919 के उस जलियांवाला बाग से प्रभावित होंगे और उसके बाद बहुत सारी पार्टियां क्रांतिकारी गतिविधियों वाली होनी शुरू हो जाएंगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए सबसे पहले हमने इसको करवा दिया और बहुत जल्द अब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का सारा टॉपिक करवा दिया जाएगा। बस आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें और अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पीडीएफ चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ जाएं। हिस्ट्री ऑप्शनल और GS1 GS2 का भी पूरा कोर्स करवाया जा रहा है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, पूरे ऑल इंडिया में आपको इतना कम में कोई नहीं करवाएगा, तो आप जरूर जुड़े। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।